विलयन। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। यहाँ देख सकते हैं विलयनों के वान-ठाव समीकरण की सीमाएं। फिर नेक्स्ट है द्रव्यों का वास्तव, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वथनांक। तो इससे आपको समझना है क्वथनांक तो आप लोग जानते ही होंगे, बोलने की क्रिया को ये छोटे छोटे क्लासों में आप पढ़ कर आए हैं, बट आप इंटर क्लास में गए हैं तो आप लोग उसे इंटर लेवल की क्लास टाइप का वो डिफिनेशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा टफ उसे बना दिया जाता है। इंटर के जो आप लोग बुक देते होंगे वो पिछली जो क्लास में आप लोग पढ़ता है वही है, बट थोड़ा सा उसका क्या होता है, डिफिनेशन चेंज होता है। तो इसे आप लोग को फोकस करना है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ देख सकते हैं विलयनों के वान-ठाव समीकरण की सीमाएं। इससे पहले हम पिछले वीडियो में आपको वान-ठाव समीकरण के बारे में बता चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आप लोग वहाँ चैप्टर 2 की जितनी भी वीडियो आप लोग लाइन से पा जाएंगे। देखिए अगर इनकी सीमाएं देख लें इसकी, तो क्या होता है, कौन से इसकी क्योंकि वही समीकरण आपका जो होगा वान-ठाव समीकरण की सीमाओं का पालन करेगा। तो आइए देख लेते हैं। इसमें पहला आपका अगर देखें तो आपका है आवासशील विद्युत अनअपघट्टों की तनु विलयन। जो तनु विलयन और शान विलयन में हमने डिफिनेशन भी आपको फर्क भी बताया था कि तनु विलयन का क्या खासियत होता है और शान विलयन का। तो आप लोग पिछली वीडियो को भी देखते रहे। देखिए साधारण ताप की परिस्थितियों के वान-ठाव समीकरण का पालन करती है। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि आवासशील हो, तो आवासशील मतलब जो वाष्प में ना चेंज हो, जो वाष्प में ना चेंज हो उसी को क्या कहेंगे, आवासशील। नेक्स्ट है विद्युत अनअपघटित। अब अनअपघटित क्या है, जो अपघट्टों में ना हो, मतलब जो घुले ना, अनअपघट हो, उसी को क्या कहेंगे, अनअपघट कहेंगे। फिर देख सकते हैं यहाँ से तनु विलयन साधारण ताप, मतलब जो हो साधारण ताप उसका टेम्परेचर की परिस्थितियों में वान-ठाव समीकरण का पालन करती है। तो आप लोग ने जाना कि वान-ठाव समीकरण की सीमाएं क्या है, कि जो हमारी ये होती है आवासशील, और वो क्या होगी, विद्युत अनघट होगी। साधारण ताप पर तनु विलयन, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, तनु विलयन साधारण ताप की परिस्थितियों में वान-ठाव समीकरण क्या करेंगे, पालन करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ वाष्पशील पदार्थों के विलयन, जो वाष्पशील होते हैं उनके जो विलयन होते हैं तथा शान विलयन वान-ठाव समीकरण से विचलित हो जाते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हमने पिछले अपने टॉपिक में यहाँ देखा कि ये आवासशील था तो ये अनअपघट था, ये दोनों पालन कर रहे थे। बट यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो वाष्पशील हो, मतलब जो वाष्प में चेंज हो जाए, तथा सांद्र विलयन वान-ठाव, मतलब यहाँ तनु नहीं है, यहाँ सांद्र है। तो यानी कि शांत और जो वाष्पशील की क्रिया होंगी वो आपकी क्या करेंगे, वान-ठाव समीकरण की सीमाओं का पालन नहीं करेंगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ आपका विद्युत अपघट्टों के विलयन वान-ठाव समीकरण से विचलन प्रदर्शित होते हैं, मतलब उससे विचलित हो जाते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया। और यहाँ आप लोग अनअपघट की देख रहे थे क्रिया, और यहाँ है आपका अपघट, मतलब जो घटित हो जाए। तो यहाँ यह होगा कि जो घटित हो जाएगी वो वान-ठाव समीकरण का पालन नहीं करने वाली है। फिर लास्ट आपका टॉपिक है जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उनके विलयन वान-ठाव समीकरण से विचलित प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो संगुणित हो जाते हैं, एकदम से घुल जाते हैं, करते हैं, वो क्या होते हैं, वो उनसे विचलित करते हैं, विचलित प्रदर्शित करते हैं, वो सीमाओं का पालन नहीं करेंगे। इसमें अगर टॉपिक में देखें तो पहला ही टॉपिक आपका था जो आपका वान-ठाव समीकरण की सीमाओं का क्या कर रहा था, पालन कर रहा था। तो इसे आप लोग ध्यान से देखें, और आप लोग कहीं भी कंफ्यूज हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ आइए देख लेते हैं अब द्रव्यों का वाष्प दाब क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, और आप लोग को साथ में समझा देते हैं कि आप लोग को जल्दी से समझ में आए। आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी क्वेश्चंस आपको क्या करते हैं, रटवाते नहीं है, आपको एकदम से उसको जितना भी ट्रिक से होता है, कोई भी चीज़ होती है उसको ट्रिक से नहीं, हम आपको अच्छे तरीके से चित्र द्वारा भी समझाते हैं कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर न्यू छुट्टियों में दे देंगे। यहाँ देख सकते हैं द्रव्यों का वाष्प। अब देखेंगे द्रव्यों का वाष्प मतलब द्रव का किसमें चेंज हो जाना, वाष्प में, और उसका वाष्प का क्या हो जाना, दाब बन जाना। तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यों का वाष्प दाब। जिसकी कोई भी क्वेश्चन होता है उसके अपने मन से उसका अर्थ निकाले कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन यही है कि द्रव्यों का वाष्प दाब, मतलब द्रव का जो वाष्प चेंज होगा उसका दाब। तो क्या होगा, द्रव्यों का वाष्प दाब। यहाँ देख सकते बच्चों, देखिए हम आपको बच्चों डिफिनेशन बताने वाले हैं। देखिए इसे आप डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य शाम की अवस्था में वाष्प का दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। नहीं समझ में आया होगा, चलिए और भी आपको अच्छे से तरीके से समझाते हैं। यहाँ देख सकते हैं
हम यहाँ ले लेते हैं एक बाउल, ये आपका बाउल हो गया, इसमें आपका क्या है, पानी है इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था, द्रवों का वाष्प दाब, मतलब द्रव का चेंज होना वाष्प में। तो आप देख सकते हैं अब ये जब हम इसे खुले पात्र में रख दिए हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है साधारण उसमें क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं जल के वो इसकी सतह को छोड़ छोड़ के जाने लगते हैं, वाष्पित होने लगते हैं। फिर अगर हम कह लें कि अगर हम इसको एक बंद बाउल में रख देते हैं, हमने क्या कर दिया, इसमें पानी जो था हमने उसको भर तो दिया बट उसको हम ढक्कन से बंद कर दिए। अब जब उसमें वाष्प की क्रिया होगी तो पहले तो वाष्पित की क्रिया हो रही थी बहुत जल्दी जल्दी, फिर जो वाष्प आपके जाएंगे ऊपर तो जाने वाले हैं ही नहीं, कहीं निकल ही नहीं रहा, स्थान है ही नहीं, तो ऊपर की सतह पे क्या होंगे, एकत्रित हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे, उसे संघनन क्रिया कहेंगे, संघनित हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे वही वाष्प जो होते हैं जल में चेंज होकर वही क्रिया आपकी इसमें जल में आने लगती है। फिर एक ऐसा समय आता है कि आपके वाष्प की क्रिया और द्रवों का संघनन होने की क्रिया समान हो जाती है। तो वही कह रहा था कि किसी ताप पर, जो हमारा किसी ताप है ये, उसका जो द्रव होता है उसकी वाष्प के मध्य, मतलब द्रव और वाष्प दोनों के समय, अगर दोनों के बीच की हम लोग शाम की बात की अवस्था की बात करें मध्य की, में वाष्प का दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कि इसमें जो आपका जल आपका वाष्पित हो रहा है, देखें आपका जो इसमें जल वाष्पित हो रहा है, देखें जल वाष्पित हो रहा है और जो वाष्प है उन दोनों की जो बीच की अवस्थाएं होगी, जो उसके बीच में लगने वाली जो दाब रहेगी उसी को कहेंगे द्रवों का वाष्प दाब कहेंगे। तो ये डिफिनेशन था किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प, मतलब द्रव हो वाष्प हो के मध्य साम की अवस्था में, मतलब साम एक समान आ जाए अवस्था, उसमें जब वाष्प का दाब लगता है उसी को हम क्या कहेंगे, द्रवों का वाष्प दाब कहते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन था द्रवों का वाष्प दाब। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है आपका क्वथनांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स कॉपी में नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में अक्सर करके पूछा जाता है। तो क्वथनांक तो आप लोग बचपन से पढ़ते ही आए होंगे छोटी छोटी क्लासों में बहुत इजीली तरीके से, बट यहाँ टफ है, बट आपको बहुत इजीली तरीके से कांसेप्ट आपका क्लियर करवा देंगे। कांसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चंस का आंसर यूं चुटकियों में देंगे। देखिए ध्यान देखिएगा, क्वथनांक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे टॉपिक को हम लोग नोट्स करें। देखिए जिस निश्चित ताप पर, मतलब जो ताप हो उसकी निश्चित हो, पर द्रवों का वाष्प दाब, जो द्रवों का वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय है उसके दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप द्रवों का क्वथनांक कहलाता है। बस आपको इतना लिखना है। इसका क्वथनांक का डिफिनेशन है तो इसका डिफिनेशन इतना ही होगा। तो क्या है, जिस निश्चित ताप पर द्रवों का वाष्प दाब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है। फिर से लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखें, जिस निश्चित ताप पर द्रवों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह अवस्था उसकी क्या कहलाएगी, क्वथनांक की अवस्था कहलाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं, जिस निश्चित ताप पर द्रवों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और प्रत्येक, यहाँ देखें, प्रत्येक द्रव का एक निश्चित और एक स्थिर क्वथनांक होता है। मतलब प्रत्येक जो आपका द्रव है उसका एक निश्चित और एक स्थिर क्वथनांक होगा करने की। तो देख रहे हैं, जिस निश्चित ताप पर द्रवों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहेंगे, वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जब बराबर हो जाए तो वही ताप होता है कि वह उसकी क्वथनांक कहलाएगी। आई मीन यहाँ कह रहे हैं कि मतलब हम यहाँ कोई चीज इसमें रख देते हैं और एक ताप इसको दे रहे हैं। यहाँ से अगर हम कह लें इसको एक हीटिंग दे रहे हैं, हीटिंग, तो जब हम हीटिंग इसको देंगे तो देते रहेंगे, बट एक ऐसी अवस्था आएगी जब ये क्या हो गया, उबलना शुरू कर जाएगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि एक निश्चित ताप, मतलब जो इसके गलने का ताप हो वही हम दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। तो ऐसा है कि वो गलना शुरू हो गया, उसका मतलब एक ताप को निश्चित हो गया कि हाँ ये इतना पर ही निश्चित है इसका क्वथनांक। तो हम लोग वही कह रहे हैं कि जिस निश्चित ताप पर जब द्रवों का वाष्प दाब होने लगता है और वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वही अवस्था, या कहने वही ताप जो हमने दिया
वही ताप, उसका सेम ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक द्रव का एक निश्चित और स्थिर क्वथनांक होता है। प्रत्येक द्रव का एक स्थिर एक क्वथनांक होता है। उसके गलने की क्रिया मतलब उसका निश्चित होगा कि वो उतना पर ही वो गलेगा, क्वथनांक उसका होगा। तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आया कि क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस निश्चित ताप पर द्रवों का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप ही द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और प्रत्येक द्रव का एक निश्चित और एक स्थिर क्वथनांक होता है। आई होप समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाए कि आप लोग को पर डे जो आपकी सब्जेक्ट की क्वेश्चंस है मिलते रहेंगे। जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो आप लोग को एग्जाम पेपर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।